नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वीमेंस डे है और आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन को हम समर्पित कर रहे हैं खेल जगत से जुड़ी उन खिलाड़ियों और महिलाओं को जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। अगर हम देखें तो ये स्पोर्ट्स विमेन न सिर्फ देश के लिए खेलती हैं बल्कि अपने खेल के साथ परिवार की तमाम जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाती हैं। श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन के आज इंटरनेशनल वीमेंस डे के इस खास एडिशन में हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुप्रसिद्ध खेल पत्रकार और फिक्की बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मोना पार्थसारथी को। मोना जी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए वोटिंग एकेडमी के सदस्य के रूप में भारत से वीवीएस लक्ष्मण के साथ चुना है। मोना जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आपको ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस स्पेशल एडिशन में हम खेल खबरों पर तो नजर डालेंगे ही, साथ ही हम बात करेंगे तमाम वुमेन अचीवर्स की। इस साल के इंटरनेशनल वीमेन डे की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड। मोना जी, आपसे बातों का सिलसिला वो जारी रहेगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। यूरोपियन दौरे के चौथे और अंतिम मैच में आज बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना ब्रिटेन से हो रहा है। स्पेन में बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीते। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया रोम में मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग कुश्ती सीरीज में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा समय तक वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी बने। और मोना जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, आपसे जानना चाहेंगे कि आपके इतने लंबे बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस सफर में आपकी यात्रा कैसी रही, क्योंकि आज के खास दिन इस यात्रा को एक तरह से कहें कि इस यात्रा पर नजर डालना बहुत जरूरी है। जी, बहुत अच्छी रही। अब पीछे मुड़कर अगर मैं देखती हूँ तो 20 साल बहुत लंबा एक समय है और जब मैंने खेल पत्रकारिता चुनी थी उस समय उंगली पर गिने जाने वाले नाम भारत में खेल पत्रकारों के, महिला खेल पत्रकारों के होते थे और सब हैरान थे। खेलों से दूर दूर तक, खेल पत्रकारिता से दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं। एक राजनीतिक संवाददाता के रूप में करियर की शुरुआत की। उसके बाद जब मैं पीटीआई में आई तो खेल पत्रकारिता चुना और सब हैरान थे और लोगों के तो ऐसे भी सवाल होते थे कि अच्छा ठीक है, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म तो ठीक है, पर काम क्या करती हो जी। मतलब एक उसको संजीदा पेशे का रूप देना एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि खेल पत्रकारिता भी पत्रकारिता का एक अहम पहलू है और एक महिला भी खेल पत्रकार हो सकती है। उसके बाद से बहुत समय, अब तो समय बहुत बदल गया। अब तो बहुत सारी लड़कियां खेल पत्रकार हैं, टीवी में हैं, प्रिंट में हैं, लेकिन जब हमने शुरुआत की थी तब बहुत चुनौतीपूर्ण था माहौल। बिल्कुल मोना जी, आज से 2 दशक पहले का जो दौर है वो कुछ और था और 2 दशक के बाद का दौर कुछ और है। आपने उस पूरे, मतलब मुझे ये लगता है कि ये जो परिवर्तन का दौर है या पूरा रिवॉल्यूशन है, टेक्नोलॉजी है, सब चीजों को बदलते हुए देखा है। मोना पार्थसारथी न सिर्फ एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, इसके साथ ही वो एक माँ और एक पत्नी भी हैं।
आपसे जानना चाहेंगे कि परिवार की जिम्मेदारियों के साथ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को पूरा करने में किस तरह की चुनौतियों का आपने सामना किया? देखिए, ये सबसे सिर्फ इस खेल पत्रकारिता में ही नहीं, किसी भी प्रोफेशन में एक संतुलन बहुत जरूरी है। अगर आप करियर वुमन है तो ये संतुलन आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि ऐसा है कि कोई भी भूमिका हाशिए पर नहीं जानी चाहिए। अगर आप करियर में बहुत अच्छा कर रही हैं लेकिन परिवार उपेक्षित हो रहा है तो फिर उसके मायने नहीं रह जाते। और अगर आप हाउसवाइफ की भूमिका बहुत अच्छी निभा रही हैं लेकिन आप करियर में कुछ नहीं कर पा रही हैं तो आपके अंदर एक कुंठा घर कर जाती है। तो मैंने कोशिश हमेशा यही की है कि एक संतुलन बना रहे, और यहाँ सबसे बड़ा इसमें जो योगदान होता है वो आपके परिवार और जीवन साथी का। और यहाँ मेरा बेटा, जब मुझे याद है वो 1 साल का भी नहीं हुआ था और आईपीएल शुरू हुआ था नया नया 2008 में, और आईपीएल मतलब नाइट शिफ्ट जी। तो खेल पत्रकारिता में 9 से 5 की तो नौकरी ये है नहीं। आपके जिस तरह से मैचेस होंगे उस तरह से आपको अपनी ड्यूटी करनी होगी, बाहर भी जाना होगा, ट्रैवलिंग भी बहुत होगा इसमें। तो आईपीएल हुआ, 1 साल का भी बच्चा नहीं है और नाइट शिफ्ट करनी है। तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां थी जिनको बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन निकलता गया, समय निकलता गया और फिर बच्चा भी समझ गया कि हाँ, जो मेरी मम्मी करती है वो कुछ अलग है। और उसके लिए उसने पूरा सपोर्ट किया। मेरे पति का और पूरे परिवार का बहुत अच्छा सहयोग रहा। इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच सकी। काफी सारे सैक्रिफाइसेस भी करने पड़े, जैसे कोई जरूरी समय है और आपको परिवार के साथ होना चाहिए लेकिन आप कहीं असाइनमेंट पे हैं या कहीं आपकी ड्यूटी फंसी हुई है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी मेलबर्न बिग बैश लीग के लिए, और उस समय मेरे बच्चे के इम्तिहान चल रहे थे और मुझे याद है कि वो 1 हफ्ते का असाइनमेंट मुझे 3 दिन में खत्म करके लौटना पड़ा। तो ये सब होता है, लेकिन इसमें एक मजा है। जी बिल्कुल। और कहीं पे जब आप के जैसा कि आपने कहा कि किस तरीके से एक फैमिली के साथ एक जो सामंजस्य बैठाने वाली बात होती है, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है, दोनों के बीच में एक बैलेंस किस तरह से उसको संतुलित करना है, ये बड़ी बात होती है। मनोज जी, आपने खिलाड़ियों के जीवन को बहुत करीब से देखा है और आज के दिन मतलब ये जो खास मौका है, क्योंकि इस तरह की बातें शायद बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब हम अपने कहते हैं ना कि यू शुड ओपन योर हार्ट, तो वो चीजें कम होती हैं। एक खिलाड़ी के लिए, स्पेशली महिला खिलाड़ियों की आपसे बात करेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण होता है। अगर हम मैरी कॉम की बात करें, जो लोग फैमिलीज में हैं उनके लिए इतने लंबे लंबे ट्रेनिंग कैंप्स में, तो कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? देखिए, मैरी कॉम ने तो सारे स्टीरियोटाइप्स जिसको बोलते हैं वो तोड़े हैं। जब आप 3 बच्चों की माँ हैं और आपको एक ये मान लिया जाता है कि अच्छा अब ये माँ है और अब इनका प्रोफेशनल करियर, तो पता नहीं क्या ये मानसिकता है, मुझे समझ में नहीं आता कि अगर आप घर में पत्नी है, माँ है, तो आपका प्रोफेशनल करियर खत्म हो गया। ये सोच समझ से परे, और मैरी कॉम ने इसको तोड़ा है। 6 बार की विश्व चैंपियन है और उसमें से 2 खिताब तो उन्होंने बेटा होने के बाद जीते हैं। और सिर्फ मैरी कॉम ही क्यों, आप रानी रामपाल को देखिए, जो हमारी हॉकी टीम की कैप्टन है, और काफी सारे अवार्ड उनको मिले हुए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्डी हैं, जहां से रानी ने शुरुआत की थी। शाहबाद से है वो, हरियाणा के, और जब उनको हॉकी खेलना उन्होंने शुरू किया, उनके परिवार को क्या क्या नहीं सहना पड़ा कि अच्छा लड़की खेलने जा रही है, तो जो एक मानसिकता है कि अरे शादी कैसे होगी टाइप से। तो अब आज देखिए, अब रानी पूरे एक उस गांव के लिए नहीं, पूरे देश की लड़कियों के लिए एक मिसाल बन गई है। या दीपा कर्माकर को देखिए, जहां से वो आती हैं, एक रिमोट से नॉर्थ ईस्ट के इलाके से आकर वो लड़की ओलंपिक में 4थे नंबर पर रहती है। तो ये एक जो पूरा बदलाव आया है, ये लड़कियों का अपना हौसला है और थोड़ा सकारात्मक, जिसको हम कहते हैं, हम देश में कोशिश कर रहे हैं खेल संस्कृति की ओर बढ़ने की। और खेलों में जैसे जैसे विकास आता गया है, वैसे वैसे महिला खिलाड़ियों का भी विकास, और उसके लिए हमें रोल मॉडल मिलते गए हैं। टेनिस की हम बात करें तो सानिया मिर्जा आई, बैडमिंटन की बात करें पीवी सिंधु आई, साइना नेहवाल आई, कुश्ती में आप देखिए फोगाट सिस्टर्स आई, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बबीता फोगाट। इस तरह हर खेल में जो रोल मॉडल मिलते गए और कामयाबी मिलती गई। महिला क्रिकेट में आप देखिए मिथाली राज है, हरमनप्रीत कौर है, स्मृति मंधाना है, कोई किसी से कम नहीं है। तो हमारी छोरियां छोरों से कम से के। और मुन्ना जी, ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है, क्योंकि इट्स फुल ऑफ अचीवमेंट। और अचीवमेंट की बात कीजिए, रियो ओलंपिक याद कीजिए आप, सिर्फ महिलाओं के ही पदक थे उसमें।
जी। साक्षी मलिक हो, चाहे पीवी सिंधु हो, चाहे मैरी कॉम हो, ये जो जितने भी पदक विजेताओं में नाम है वो महिलाओं के ही थे। वो मानिया उसको कहा भी गया था। जी बिल्कुल। तो ये तो ऐसे हमारे देश की महिलाएं हैं, उनको हम आज के दिन जिन्हें कहते हैं कि उन्हें हम सलाम या सैल्यूट करना चाहिए। मुन्ना, अगर आपके करियर पर हम एक नजर डालें तो इट्स अ फुल ऑफ अप्रिसिएशन। आपको इस साल के फिक्की बेस्ट जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। आपसे जानना चाहेंगे कि अवार्ड क्या है और एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए कितना मायने रखता है? देखिए, काफी प्रतिष्ठित फिक्की का अवार्ड है और काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, और यहाँ पर उनका जो फोकस था, जो मुख्य मानदंड था पुरस्कार के लिए, वो ये था कि सकारात्मकता आपकी पत्रकारिता में और आपकी लेखनी में कितनी सकारात्मकता है। क्योंकि अगर आप विवादों को खड़ा करने के लिए पत्रकारिता करते हैं तो वो उनका क्राइटेरिया था नहीं कि, और खेलों से आपको कितना प्यार है, खिलाड़ियों के जीवन में आपके लेखन से कुछ बदलाव आया है या नहीं आया है। अब वो सब पैरामीटर्स थे उनके, और मुझे बहुत ही गर्व का अनुभव होता है कि 20 साल के करियर में इस मुकाम तक पहुंचने में मैं कामयाब रही। और मुन्ना जी, अगर हम बतौर खेल पत्रकार बात करें तो जब आप कुछ अचीव करते हो, देश की टीम, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, बॉक्सिंग की बात करें या किसी दूसरे टूर्नामेंट की, आप फाइनल तक पहुंचते हो, एक बेहतरीन प्रदर्शन करते हो, पर किसी कारणवश फाइनल में जाके आप हार जाते हो या कुछ ऐसी रिपोर्टिंग जब आपको करनी होती है, तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आप एक सफर को देखिए, क्योंकि फाइनल में आप ऐसे नहीं पहुंचे हैं, आपने बहुत सारे मैचेस जीते हैं उसके लिए, लेकिन एक हार क्या आपकी हेडलाइंस बदल देती है पूरी? क्या एकदम नकारात्मकता की ओर ले जाती है आपको? आपने बात की तो मुझे एक और खेल पत्रकारिता का एक जो बहुत अच्छा पहलू है वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाकी पत्रकारिता में आपका जो इन्वॉल्वमेंट होता है अपने काम से वो एक खबर तक का होता है, लेकिन खेलों में आप इतना जुड़ जाते हैं कि आप खिलाड़ियों के साथ उन भावनाओं में बहने लगते हैं। मुझे याद है जब अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था, जब शूटिंग में, और वो तिरंगा जब लहरा रहा था वहां पर, और हम सब खड़े होके रो रहे थे। वहां अभिनव की आंख में आंसू थे और यहाँ सारे खेल पत्रकार बिरादरी की आंख में आंसू थे। तो ये जो एक कनेक्शन होता है, इसीलिए मुझे खेल पत्रकारिता से इतना लगाव है कि ये जो कनेक्शन होता है, आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, ये कनेक्शन जब तिरंगा लहराता है मैदान पर तो हमारा भी रोंगटे जिसको बोलते हैं वो खड़े हो जाते हैं। और ऐसे मुकाम पर जो आपने कहा कि हार जाना, हार के बाद आप संयमित होकर निष्पक्ष भाव से एक खबर बना सके, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो ये सब चीजों का भी सामना करना पड़ता है और जज्बात पर काबू रखना पड़ता है। और मोना जी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए वोटिंग एकेडमी के सदस्य के रूप में आपको भारत से वीवीएस लक्ष्मण के साथ चुना है। देश के लिए भी बहुत गौरव की बात है। इसके बारे में आप हमारे लिसनर से क्या साझा करेंगे? देखिए, आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर और डिकेड, प्लेयर ऑफ द डिकेड पुरस्कार तो पहले से ही होते थे। अभी आईसीसी ने नया एक पुरस्कार शुरू किया है ताकि सभी प्रतिभाओं को जो उस महीने में खासकर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी मौका मिल सके सुर्खियों में आने का। तो उन्होंने एक वोटिंग एकेडमी बनाई है जिसके 90% वोट हैं और 10% वोट दर्शकों के हैं जो वोट करेंगे अपने प्रिय खिलाड़ियों को। तो उस वोटिंग एकेडमी में आईसीसी के सभी पूर्णकालिक सदस्य देशों से एक खेल पत्रकार और एक खिलाड़ी को लिया गया है। तो भारत से वीवीएस लक्ष्मण इसमें हैं और उनके साथ खेल पत्रकार के रूप में मैं हूं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा। पहला जो पुरस्कार है वो ऋषभ पंत को मिला है। इस बार जो अगला अवार्ड है उसके लिए भी हम लोगों ने वोट कर दिया है। तो बहुत ही एक गौरव का पल है जी। और आज की एक खबर और भी है कि आईसीसी ने वुमेन्स डे के अवसर पर महिला क्रिकेट से जुड़े देशों को एक तोहफा दिया है। आईसीसी ने कहा है कि 2026 से वर्ल्ड कप समेत तमाम मेगा इवेंट से कई और टीमों को जोड़ा जाएगा। गवर्निंग बॉडी ने आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर महिला क्रिकेट के विस्तार को लेकर ये बड़ा फैसला किया है और आईसीसी ने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में 2026 से 10 की जगह 12 टीमें होंगी। वहीं 2029 में होने वाले वनडे वर्ल्ड में 8 की जगह 10 टीमें हिस्सा लेंगी। तो काफी इसका विस्तार किया गया है। बहुत जरूरी भी था ये, क्योंकि महिला खिलाड़ियों को हमेशा ये शिकायत रहती है कि क्रिकेट मतलब सिर्फ पुरुषों का क्रिकेट माना जाता है। तो बहुत ही कम मैचेस जब से बीसीसीआई ने लिया है महिला क्रिकेट को, भारत की अगर मैं बात करूं, तब से तो फिर भी हमें मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अभी आईपीएल के बीच में भी यूएई में
3-4 मैच महिलाओं के हुए थे और अभी एक श्रृंखला चल ही रही है लखनऊ में। विश्व कप होने वाला है अगले साल न्यूजीलैंड में। तो एक ये बिल्कुल समय का तकाजा है कि जैसे एफटीपी पुरुष क्रिकेट में होता है, वैसे ही एक ठोस कार्यक्रम महिला क्रिकेट के लिए भी हर देश में होना चाहिए। और जितने ज्यादा मैचेस होंगे और उनका प्रसारण होगा, उतनी ही लोकप्रियता बढ़ेगी। बिल्कुल। और अभी जो है यूरोपीय हॉकी श्रृंखला के चौथे और अंतिम मैच में इस समय बेल्जियम के एंटवर्प में भारतीय पुरुष टीम का सामना ब्रिटेन से हो रहा है। अगर हम देखें तो इस समय जो हमारी पुरुष टीम भी है, हमने महिलाओं की काफी बातें करती है, लेकिन एक मुकाबला जो चल रहा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें तो पहला मैच इंडिया ने जिस तरह से खेला था, काफी बड़े अंतर से जर्मनी को 6-1 से हराया था। दूसरा मैच फिर 1-1 से ड्रॉ रहा था। तीसरा मैच जो है वो ब्रिटेन के साथ भी 1-1 की बराबरी पर रहा था। आज चौथा मैच चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ओलंपिक की तैयारियों को लेकर अगर हम देखें तो इसका क्या बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। ये दौरा ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल से कोई प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट टीम ने नहीं खेला है। नियमित खिलाड़ी 3 नियमित खिलाड़ी इस टीम में नहीं है। मनप्रीत सिंह नहीं है, रुपिंदर पाल सिंह नहीं है, एसवी सुनील भी नहीं है। और ऐसे में पहले मैच में जो जबरदस्त प्रदर्शन था युवा खिलाड़ियों का, खासकर विवेक प्रसाद ने बहुत अच्छा खेल दिखाया था। तो ये काफी उत्साहवर्धक है। और अब टोक्यो ओलंपिक में काफी कम समय रह गया है। भारत को इस बार पोडियम फिनिश का सचमुच में दावेदार माना जा रहा है। तो उम्मीद है कि यहां से तैयारियां और पुख्ता होंगी। बिल्कुल। और सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा समय तक वर्ल्ड रैंकिंग में पहले स्थान पर बने रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आइए जानते हैं इस पर हमारी सहयोगी दीपिका शर्मा की ये रिपोर्ट। सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे सबसे ज्यादा समय तक पहले स्थान पर बने रहने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जोकोविच को आज नंबर 1 रहते 311 हफ्ते बीत चुके हैं। वहीं इससे पहले ये रिकॉर्ड फेडरर के नाम था। वे अपने करियर में 310 हफ्ते नंबर 1 रहे थे। जोकोविच ने पिछले महीने ही रिकॉर्ड 9वीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन खिताब अपने नाम किया था। जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स के फाइनल में रूस के वर्ल्ड नंबर 4 डेनिल मेदवेदेव को लगातार सेटों में हराया था। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स ने इस हफ्ते तक वर्ल्ड रैंकिंग को फ्रीज कर दिया था। जोकोविच पिछले साल 3 फरवरी को एटीपी रैंकिंग में टॉप पर पहुंचे थे। तब से वे नंबर 1 पर बने हुए हैं। इससे पहले वो जुलाई 2014 से नवंबर 2016 तक नंबर 1 रहे थे। फेडरर पहली बार नंबर 1 की पोजीशन पर फरवरी 2004 में आए थे। वहीं आखिरी बार वे 24 जून 2018 को नंबर 1 बने थे। लगातार सबसे ज्यादा हफ्ते नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड फिलहाल फेडरर के ही नाम है। फेडरर लगातार 237 हफ्ते नंबर 1 रहे थे। वहीं जोकोविच इस मामले में अभी भी काफी पीछे हैं। वे अब तक सिर्फ लगातार 122 हफ्ते नंबर 1 पर रहे हैं। जोकोविच ने कहा, सबसे ज्यादा हफ्ते तक नंबर 1 बने रहने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड हासिल करना मेरे लिए बेहद राहत भरा है, क्योंकि अब मेरा पूरा ध्यान ज्यादा से ज्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पर रहेगा। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। बिल्कुल। तो इस तरह से जो है नोवाक जोकोविच ने रोजर फेडरर को पीछे छोड़ दिया है। मना जी। जी बिल्कुल। और आप जानते हैं कि मैं फेडरर की फैन हूं और इसीलिए आप मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देख रहे हैं। कोई बात नहीं, फॉर्म इज टेम्पररी एंड क्लास इज परमानेंट। जी बिल्कुल। और मोना जी, अगर हम आज के खास दिन इंटरनेशनल वीमेन डे पर आप उन महिलाओं से क्या कहना चाहेंगी जो स्पोर्ट्स की दुनिया से जुड़ी हुई हैं और इसे अपना करियर बनाना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। खेल पत्रकारिता बहुत ही रोचक है, ज्ञानवर्धक है और इसमें बहुत आपको सुकून मिलेगा। आपको कमी महसूस नहीं होगी कि आप बतौर पत्रकार जो एक सोच बनी हुई है कि ये सीरियस जर्नलिज्म नहीं है, उसको तोड़ना है। और आप बिल्कुल आइए, खिलाड़ी महिलाओं से मैं कहूंगी खेलों को अपनाइए और खेल पत्रकारिता को भी अपनाइए। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने आज के इस खास दिन इंटरनेशनल वीमेंस डे पर हमारे इस स्पेशल एपिसोड का हिस्सा बनने और तमाम खेल खबरों पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.com पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार।